हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द राजेंद्र सम्राट एकेडमी। इस वीडियो में बेटा NIS का चैप्टर 13 यातायात तथा संचार के साधन। यातायात के बारे में तो आप जानते ही हो, जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह जाने में हमें सुविधा हो, उन्हें हम यातायात का साधन कहते हैं। और संचार का साधन जैसे कोई समाचार हुआ या फिर संदेश हुआ, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाए तो उसको भी हम क्या कहते हैं, संचार का साधन। ठीक, तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। आते हैं अपने पार्ट पे। जैसा कि आपने अभी तक देखा कि हर चैप्टर में पहले हम लोग क्या करते हैं, उसके बारे में समझते हैं, उसकी डेफिनेशन को समझते हैं। तो इस यहाँ से भी हम वही करेंगे। यातायात तथा संचार देश की जीवन रेखा है। तो जो यातायात है ना बच्चों, यातायात जो है वो देश की क्या है, जीवन रेखा है, और संचार भी। अब यातायात अगर ना हो तो ना ही हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ठीक, और संचार का साधन ना हो तो आप लोग मुझे भी नहीं सुन सकते। जैसा कि ये भी हमारा क्या है, आप लोगों से कम्युनिकेशन का एक संचार का माध्यम ही हो गया। इसी के जरिए तो हम आपसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, अदरवाइज ना हम एक दूसरे को ना देखे हैं ना कुछ। ठीक, आमने सामने नहीं जानते, लेकिन फिर भी हम क्या है, संचार के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं। दूर कहीं देश में कोई गया हुआ, अगर अपना रिलेटिव चला जाता है, हम उससे रोज़ तो नहीं मिल पाते, लेकिन अब क्या है, संचार की सुविधा की वजह से हम फ़ोन के ज़रिए से, मोबाइल व्हाट्सएप हो गया और जो चीज़ें हो गई, उनके ज़रिए से हम उनसे बातचीत कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, ये देश की, अब देश क्या है, इसी बेस पे ज़्यादा चल रहा है। संचार की सुविधा नहीं होगी तो देश पीछे चला जाएगा, और नई नई टेक्नोलॉजी यहाँ हो गई, नई नई सुविधाएं हो गई। अब जैसे संसाधन, एक जगह से दो जगह यातायात के संसाधन ना हो, एक से दूसरी जगह जाना हुआ तो भी हमें दिक्कत होगी, आसानी नहीं है। इसके लिए हमने क्या बनाया, जल संसाधन और स्थल यातायात और जल यातायात के संसाधन, और उसके बाद वायु यातायात के संसाधन भी हमने बनाए हैं, जिसमें अब ज़्यादा सुविधाएं मिल रही हैं। आगे देखते हैं। यह हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। सही बात है, जैसा कि अभी हमने समझाया, ये अभिन्न अंग है। ठीक है ना, अभिन्न अंग मतलब जो अलग ना हो सके। अब हमें कहीं आना जाना है तो हमें हर हाल में ज़रूरत पड़ेगी। आज से अगर 10 साल 15 या 20 साल पहले देखा जाए, ज़्यादा नहीं 20 साल पहले ही देखा जाए, तो मोबाइल हमारे लिए इतना ज़रूरी नहीं था। हम लोग PCO या STD वगैरह देखा होगा, एक बूथ सा होता था, ज़्यादातर वहाँ देखा तो ऐसे बूथ टाइप का बना होता था। ठीक, वहाँ पे यहाँ पे ऐसे फ़ोन रखा होता था, गए टोकन डाला और 1 रुपये का सिक्का डाला, फ़ोन किया, बात किया और चले आए। ठीक है, यहाँ लिखा होता था STD, PCO, ISD। ठीक, ऐसे लिखा होता था ना। लेकिन आजकल देखते होगे तो ये डब्बा ही गुल हो गया। ये डब्बा देखने को ही नहीं मिलता है ना। तो ये सब क्या थे, ये उस टाइम में हम लोग बात किया। लेकिन समय आने के बाद जैसा कि लिखा है कि हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। अब वही बता रहे थे कि PCO से फिर हमारे पास क्या आ गया, मोबाइल आ गया। मोबाइल जानते ही हो आजकल लोगों के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि उसके बिना रह नहीं सकते। हर काम मोबाइल, हर काम मोबाइल, कोई सा भी काम होगा तो मोबाइल से। अब इतनी सारी सुविधाएं हो गई, जैसे कि पहले कंप्यूटर से किया जाता था जो काम, आज मोबाइल से वो काम बहुत ईजी हो चुका है। अब जैसे दूर जो लोग रहते थे, पहले हम लोग PCO जाते थे ISD कॉल करने के लिए, STD कॉल करने के लिए जाते थे ना। अब क्या है कि हम डायरेक्ट वीडियो कॉल करके फ़ोन से बात कर लेते हैं, हालचाल मिल जाता है। किसी को देख, जैसे अगर आपके माता, अगर आपके पिता, अगर जैसे बहुत लोगों के फादर क्या होते हैं कि दुबई चले जाते हैं, विदेश जाके कमाने चले जाते हैं, वहाँ से अगर बात करते हैं तो पहले नहीं होती। अब वीडियो कॉल करके आराम से उनका हालचाल उनको देख लेते हैं, बच्चों को देख पाते हैं। वो हो गया ना, ये आसान हुआ संचार में। आगे चलते हैं। यातायात की प्रमुख भूमिका व्यापार तथा वाणिज्य को सुगम करने के लिए सामान तथा लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, ले जाना है।
कह रहे हैं यातायात का क्या मुख्य भूमिका क्या है उसकी, उसका यही काम है कि व्यापार को आसान करना। अब व्यापार कैसे आसान हुआ, अगर तुम ये देख सकते हो कि व्यापार आसान किस प्रकार से हुआ था। व्यापार जो हुआ आसान हुआ कि अब जैसे बाजार से हमें कुछ लाना है, कोई भारी सामान हमने ले लिया तो रिक्शा वगैरह कर लिया, ई रिक्शा वगैरह कर लिया, उसमें सामान रखा और अपने घर तक आसानी से हम ले आए। इसी तरह से एक राज्य से दूसरे राज्य में आना है, चाहे सामान भारी भरकम सामान ले जाना, तो उससे आसान हो जाता है। संचार हमारे विश्व की घटनाओं की ताज़ा जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। अब जैसे सुबह सुबह समाचार आ गया, ठीक है, सुबह अगर समाचार आ गया तो उससे हम क्या कर सकते हैं, देश विदेश के लेके अपने आस पड़ोस की सारी घटनाएं जो सब घटी होती हैं न्यूज़ में आती हैं, वो सारी एक जगह हम बैठे बैठे सारी क्या करते हैं, सारी जानकारियां प्राप्त कर लेते हैं। यह सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक संबंध बनाने में सहायक होता है। जो संचार है उससे हमें सामाजिक घटनाओं के बारे में पता चल जाता है और सांस्कृतिक घटनाओं के बारे में भी पता चल जाता है। जो संस्कृतियां होती है, जैसे सांस्कृतिक कोई प्रोग्राम हो रहा है, कोई चीज़ भी बदलाव हुआ, उसके बारे में, आर्थिक गतिविधियों के बारे में भी पता चल जाता है। अब आर्थिक गतिविधियाँ क्या होती है, जैसे अब इनकम के सोर्स जहाँ पे हों, आय के सोर्स हों, जैसे पैसा जहाँ से हम कमा सकें, ठीक है ना। यातायात के साधन निम्न है। अब यातायात के कितने संसाधन हैं यहाँ पे देखते हैं, तो ये एक ग्राफ बना हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो कौन कौन से संसाधन है। तो एक हो गया स्थल संसाधन, जल संसाधन और वायु संसाधन, जैसा कि आप छोटी क्लासों से ही पढ़ते हैं। स्थल संसाधन सड़क और रेल दो प्रकार के होते हैं। सड़क में जैसे ग्रामीण सड़कें, जिला सड़कें, डिस्ट्रिक्ट लेवल की सड़कें जो होती है, राज्य मार्ग और राष्ट्रीय मार्ग। रेल संसाधन में ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज, मतलब ये बड़ी लाइन, छोटी लाइन और एकदम मझली लाइन और छोटी लाइन, 3 लाइनें होती हैं अलग अलग एरिया में, अलग अलग वो। जैसे उसमें बड़ी लाइन में क्या होता है, ये जो ज़्यादा सुविधाएं होती हैं, जैसे पटरी हो गई थोड़ी बड़ी होती है, और एक होगी थोड़ा सा उसमें स्पेस कम होगा, और एक होगी कम स्पेस होगा। बड़ी लाइन, मझली लाइन और छोटी लाइन। 1 मीटर का होता है मीटर गेज वाली में, और ये इससे छोटी लगभग हो जाती है, ठीक, छोटी छोटी लाइनें होती हैं। अब यहाँ जल में कौन कौन से हैं, तो जल में देख सकते हैं, जल संसाधन में आ गया हमारा महासागर मार्ग, अंतर्देशीय मार्ग। महासागर में कौन से आ गए, तटीय नौवाहन, अंतर्राष्ट्रीय नौवाहन, एक देश से दूसरे देश में और एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने के लिए होते हैं। अंतर्देशीय मतलब अंतर्देशीय, देश के अंदर ही नदी हो गई, झील हो गई, नहरें हो गई, ये छोटे छोटे, जैसे एक शहर से दूसरे शहर जाना हुआ, वहाँ के लिए सुविधाएं हो गई। अगला संसाधन हमारा आता है वायु संसाधन, जो हवाई मार्ग से हम जा सकते हैं, हवा के जरिए। ये एक घरेलू हो गया और अंतर्राष्ट्रीय हो गया। इसी में एक सरकारी भी होता है और निजी भी होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ लोगों के अपने प्राइवेट जेट हैं, प्राइवेट प्लेन हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, वो अपना जब उन्हें जाना होता है अपना उससे आ जाते सकते हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके पास अपना खुद का प्राइवेट है प्लेन होता है, उन्हें आने जाने में सुविधाएं होती। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अगला दिया है सड़कों का वर्गीकरण। अब सड़कों का वर्गीकरण मतलब अलग अलग भागों में सड़कों को बांटा जा रहा है। जैसे कि निर्माण के लिए सामग्री के प्रयोग के आधार पर, अब जैसे कुछ निर्माण हो रहा है, सड़कों का निर्माण होता है, सामान लाने ले जाने के लिए सड़कें बनाई जाती हैं। उसमें से एक पक्की सड़कें होती हैं, कच्ची सड़कें भी होती है। गांव देहात में आपने देखा होगा, या कहीं जैसे कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा होगा, जैसे किसी चीज़ का निर्माण कर रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए कच्ची सड़कें बना देते हैं, फिर सारा काम बन जाता है, फिर दोबारा से उस सड़क का निर्माण किया जाता है। तो 2 प्रकार की ये सड़कें होती हैं। अब देखें तो निर्माण कार्य व रख रखाव करने वाले प्राधिकरण के आधार पर रख रखाव करने के लिए जो सड़कें बनी होती हैं, और निर्माण कार्य के लिए इसमें से कौन कौन सी होती है। देखो सड़कें कितने प्रकार की होती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY, जिला परिषद, राज्य लोक निर्माण विभाग SPWD,
जो PWD होता है स्टेट का हो गया ये। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI, लिखा होता है ना रोडों पे किनारे पे NHAI, और नेशनल हाईवे। अब यहाँ सीमा सड़क संगठन BRO, ये सीमा सड़क है, बॉर्डर जो बॉर्डर पे होती है, जैसे किसी राज्य के हो गई, राज्य के एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ती है, उसके किनारों पर बनी होती है, या फिर देश के किनारों पे होती है, अलग अलग देशों की सीमाएं रेखा होती हैं। इसमें देखिए अलग अलग दे रखा है। जिला सड़कें कुल सड़कों का 14% है। जो जिला परिषद की सड़कें हैं वो कुल सड़कों का 14% है। राज्य मार्ग कुल सड़कों का 4% है। राज्य मार्ग जो जितनी सड़क हमारे देश में बनी हुई है टोटल, उन सड़कों का ये 4% है। राष्ट्रीय राजमार्ग ये 2% है कुल सड़कों का। ठीक, तो सबसे ज़्यादा जो जिला में, मतलब जिला लेवल में सड़कें तो वो तो बहुत बनेगी, लेकिन जो राज्य मार्ग सड़कें होंगी वो एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ने के लिए कम ही सड़कें होती हैं, बहुत कम बनाई जाती है, लेकिन लंबी लंबी सड़कें होती हैं। और राष्ट्रीय राजमार्ग वो जो सड़कें होती हैं वो भी बहुत कम होती हैं, लेकिन बहुत दूरी तक तय करती हैं। उनमें खर्चा बहुत होता है, जैसे कि टोल टैक्स वगैरह उस पर लगा होता है। और सड़कें होती हैं 4 लाइन 6 लाइन करके बनी होती है, जैसे कि दो लाइन इधर से जा रही है और 2 लाइन इधर से आ रही है, आती हैं और ये जाती हैं, इनको 4 लाइन करते हैं। इसी तरह से एक और बना दिया तो ये 6 लाइन हो गई। ये नेशनल हाईवे होता है, इनके बीच में अगर देखा होगा आपने कि यहाँ पे पेड़ पौधे इतने एरिया में लगे होते हैं, ग्रीन एरिया बना होता है, ठीक है ना। तो आते हैं आगे, चलते हैं, समझ में आ रहा होगा उम्मीद है। आगे चलते हैं। अगर इसमें समझ कुछ नहीं आता तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है ना, कि ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कि सर ये नहीं समझ में आया। जो भी जैसा भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है आप कमेंट ज़रूर करें, जिससे जैसा भी होगा, जितनी भी आसान तरीके से हम समझेंगे आपको समझाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे दिया गया है प्रमुख महाराजमार्ग। प्रमुख महाराजमार्ग कौन कौन से हैं देखते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। दिल्ली से मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, ये 4 राज्यों को जोड़ने वाले को क्या कहा जाता है? स्वर्णिम चतुर्भुज। ठीक। उत्तर दक्षिण गलियारा, उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन आपको अगर पढ़ लोगे इसे अच्छे से तो बहुत से एग्ज़ाम में आता है। जो इंडिया का सबसे टॉप लेवल का एग्ज़ाम है वहाँ तक इसमें से पूछ लिया जाता है। UPSC, PCS, यहाँ तक कि आपके SSC में भी पूछ लिया जाता है। ठीक। और ये पुलिस वाले जो यूपी पुलिस के UPP हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, मतलब कोई सा भी आपका जो एग्ज़ाम है, इन एग्ज़ामों में ज़रूर यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। पूर्वी पश्चिम गलियारा सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। ठीक है ना। ये जो महाराजमार्ग हैं जो बड़े बड़े हैं, जैसे कि अब एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ता है, जो उत्तर से दक्षिण है, जैसे यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया हमारा नॉर्थ, सॉरी ये साउथ, ये हमारा साउथ हो गया और ये नॉर्थ हो गया। ठीक है ना। ये कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है? ये गलियारा जो है आपका श्रीनगर से कन्याकुमारी, गाना सुना ही होगा, कश्मीर टू कन्याकुमारी। ठीक, कन्याकुमारी तक ये रोड जोड़ता है। उसके बाद आता है हमारा पूर्व से पश्चिम, यहाँ से यहाँ देखिए, इधर पूर्व हो गया, ईस्ट और इधर वेस्ट। पूर्व से पश्चिम, पूर्व में सिलचर और पश्चिम में पोरबंदर वही जगह है जहाँ पे गांधी जी का जन्म हुआ था, तो इससे याद कर लेना अच्छे से। ठीक। अब ये स्वर्णिम चतुर्भुज हो गया।
जो अब देख रहे हो ना, यहाँ से यहाँ जोड़ दिया, यहाँ से यहाँ, और बीच में एक दूसरे को आपस में काटता है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने 3 राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए हैं। अब भारत में जो जलमार्ग हैं उनमें भी उन्होंने 3 जलमार्ग को घोषित कर रखा है। कौन कौन से 3 जलमार्ग है जरा देखते हैं। पहला है राष्ट्रीय जलमार्ग 1, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी में इलाहाबाद से पश्चिम बंगाल में हल्दिया तक। अब जैसे गंगा नदी के बारे में दिया गया है, तो गंगा नदी कहाँ से, हमने पढ़ाया था लास्ट में, जो आपका अगर आपने वीडियो देखी होगी तो उसमें मैप है 10th क्लास का। गंगा नदी इलाहाबाद में, इलाहाबाद से होते हुए, जैसे कि आपने देखा होगा ऊपर से जब उतरती है उत्तराखंड से चलती है तो वो आती है उत्तर प्रदेश में, कानपुर होते हुए इलाहाबाद से निकल जाती है सीधे बिहार होते हुए कहाँ चली जाती है, बंगाल, हल्दिया तक, ठीक है ना, हल्दिया तक जाती है। उसके बाद दूसरा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, राष्ट्रीय जलमार्ग जो है, आसाम में ब्रह्मपुत्रा नदी से धुबरी तक, ये 891 किलोमीटर तक का है। और राष्ट्रीय जलमार्ग जो तीसरा है, केरल में कोलम से कोट्टापुरम तक 250 किलोमीटर का ये राजमार्ग है। तो ये 3 राजमार्ग हैं, राजमार्ग जो जलीय राजमार्ग हैं, ये तीनों इम्पॉर्टेंट हैं। कहीं पे भी आपके जीएस क्वेश्चन में पूछ सकता है या कहीं पे भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है। आगे आता है नेक्स्ट, रेलवे के विकास के लिए, जो रेलवे है उसके विकास के लिए जिम्मेदारी का कारक, कह रहे रेलवे के विकास के लिए जिम्मेदार कारक क्या क्या हैं। रेलवे का जो विकास हुआ वो किन कारणों से हुआ, इसके बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या कारण थे। रेलवे का निर्माण पहाड़ी क्षेत्र में बहुत मुश्किल और महंगा है, जबकि समतल भूमि के क्षेत्रों में इसे आसानी से बनाया जा सकता है। जैसे कि पहाड़ी क्षेत्रों में पहली बात तो किसी को रास्ता ही नहीं पता था। कहा जाता है कि जो शिमला तक का रास्ता है आपका, जो यहाँ पे आता है, कहते हैं अगर आप जाओगे कभी हिमाचल प्रदेश की तरफ तो वहाँ पे देखोगे जो आपका ये आता है स्टेशन, कालका स्टेशन है, आई थिंक कालका स्टेशन है। कालका स्टेशन पे जाके आपकी ये जो ट्रेन है वहाँ रुक जाती है। कालका स्टेशन से फिर यहाँ छोटी लाइन जाती है जो पहाड़ों में जाती है, घूमते फिरते। ये जो रास्ता बना, कम से कम इसको 109 साल आई थिंक ऐसे कुछ यहाँ से लेके शिमला तक बनाने में टाइम लगा था। इतना लंबा रास्ता। और यहाँ मुश्किल क्या हो गई थी, पहाड़ी में से कौन सी पहाड़ी पर से कौन सा राज्य है और कौन सा शहर है, ये उन्हें पता ही नहीं होता था कि किस पहाड़ी पर कौन सा शहर बसा है। तो धीरे धीरे ये उनके ज़रिए पता लगा होगा। आपको अगर कहानी पढ़ी होगी या अपने इतिहास में पढ़ा होगा तो ये जो वहाँ पे भेड़ बकरियाँ जो चराते थे ना, तो ये तो एक तो थी घुमक्कड़ प्रजाति, ये चराया करते थे भेड़ बकरियाँ। वहाँ से ये आते थे तो इनको तो पता था कि इस पहाड़ी पर से कहाँ जाते थे। इनके ज़रिए जो कि इन्होंने इस पहाड़ी पर से उस पहाड़ी तक कौन सी ट्रेन को कहाँ तक ले जाना, कैसे कैसे ले जाना, तो वहाँ जाके इन्होंने क्या किया, रेल का निर्माण किया। तो इसमें बहुत समय लग गया, कई सुरंगें बनानी पड़ी, कई पहाड़ों के अंदर से सुरंगें बनाने में बहुत मेहनत लगी। इस पहाड़ से उस पहाड़ पे जाना आना बास करना तो काफ़ी समय लग गया, मुश्किल होता था। जैसे कि अब प्लेन जगह है, प्लेन जगह पे कितना टाइम लगता है, सीधा सीधा पटरी बिछा दी, बन गया रास्ता। वहाँ तो पता रहता है ना कि आना जाना है, लेकिन पहाड़ों पे तो बड़ी मुश्किल होती थी। जो पहाड़ों पे आने जाने वाले लोग होते थे वही सिर्फ इस चीज़ को जानते थे, और जहाँ आसपास के लोग एक जगह बसते थे वो बहुत मुश्किल से ही कहीं और दूसरी जगह पहाड़ों के लोग जाते थे। भारत के उत्तरी मैदानी इलाकों में रेलवे का नेटवर्क अधिक सघन व विकसित है। भारत के जो उत्तरी मैदान के इलाके हैं ना, जनसंख्या भी वहाँ ज़्यादा बसी पड़ी है। गंगा के जो मैदान है इन सब के किनारे में जनसंख्या बहुत बसी पड़ी है ना, तो इनके किनारों पे क्या था कि जो उत्तरी मैदान था इसमें समतल एरिया था, तो यहाँ बड़ी आसानी से क्या किया, बसा लिया गया। कोई भी रेलवे मतलब बना ली जाती थी। जबकि रेगिस्तान, पहाड़ी, घने जंगलों और बाढ़ प्रकोपी इलाकों में कम। अब ये प्लेन था, यहाँ पे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी, आराम से पटरियाँ बिछा ली जाती थी, कोई डर नहीं था कि भूकंप आना है कि क्या है। तो रास्ते में अगर नदी नाले पड़ते थे
अब जैसे इसमें क्या होता है कि आसानी से ज़मीन तो ज़्यादा क्षेत्र ज़मीन होता है, बीच में अगर नदी नाले वगैरह कुछ भी पड़ते हैं तो उस पर छोटा सा पुल बना लेते हैं, आसानी से पुल बन भी जाता है। लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में तो वो गहरी गहरी खाइयाँ होती हैं, उसमें पुल बनाना, उसे पार करना बहुत मुश्किल हो जाता है, कई साल लग जाते हैं उन गहराई से, मतलब उस पुल को तैयार करने में, उसको मजबूती से बनाने में। और जो रेगिस्तान होते हैं उसमें तो यही नहीं पता चलता कि मतलब बेस ज़मीन, पथरीली ज़मीन जो मेन कहाँ है वो उसका ही नहीं पता चलता, तो उस पर पुल बनाना भी बहुत ज़्यादा समस्या का ही काम है। औद्योगिक क्षेत्र, खनन के विकास क्षेत्रों में रेलवे का नेटवर्क अधिक विकसित है, जबकि कम विकसित औद्योगिक क्षेत्र में कह रहे कि कम विकसित जबकि कम विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में कम है। कह रहे हैं कि जो खनन खुदाई वाली जो क्षेत्र हैं, जैसे कि झारखंड की अगर बात करें, वहाँ पे झारखंड कोयले की खान जहाँ पे है, वहाँ से क्या होता है कि अब अगर हम देखें, अगर हमने खुदाई वाला एरिया अगर देख लिया, कोयले की खान जहाँ से हम वो करते हैं कि कोयला वगैरह लाते हैं, अगर यहाँ पे ये पहाड़ है जहाँ पे से मतलब कोयले की खदानी, ये एरिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कोयला आ रहा है और कोयले की डिमांड यहाँ के लोगों को ज़्यादा है, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, इसको सबसे ज़्यादा जो कि लाने के लिए सबसे पहले रेलवे लाइन बिछाएंगे। क्यों? क्योंकि बिना इसके हम ईंधन या रेलवे नहीं चला सकते थे या औद्योगिक फैक्ट्री नहीं चला सकते थे। यहाँ कमाई ज़्यादा थी, जब कमाई ज़्यादा होगी तो क्या करेंगे लोग, इसको डिमांड भी ज़्यादा देंगे और सबसे पहले क्या किए, उसी की सुविधा बनाना शुरू कर दिए। ठीक है ना, बात आ रही होगी समझ में। आगे देखते हैं, घनी आबादी वाले क्षेत्र रेलवे से अच्छी तरह से जुड़ी हुई है। अब जहाँ आबादी ज़्यादा है, जहाँ लोग ज़्यादा हैं, वहाँ यातायात का साधन जब भी बनेगा उससे क्या होगी, इनकम अच्छी होगी, इसलिए वहाँ से भी रेलवे से लोग अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। जैसे एक से अगर दिल्ली जैसे क्षेत्र में ले लिया जाए और मुंबई की बात की जाए तो मुंबई में देखते हो कितनी भीड़ होती है लोकल ट्रेनों में, तो वहाँ ज़्यादा आबादी वाले क्षेत्रों में क्या है कि ट्रेनें अच्छी सुविधाएँ, लोग सस्ती और आसान सुविधा एक तरह से लोगों को मिल जाती है, सस्ती। अगला, शहरी क्षेत्रों में या बड़े शहरों में रोजगार, व्यापार, शिक्षा, बैंकिंग के अवसरों के कारण रेलवे नेटवर्क का घनत्व अधिक है। अब वहाँ यही सारी सुविधा है क्योंकि वहाँ लोग पढ़ने जाते हैं, वो शिक्षा अच्छी मिलती है, व्यापार है, बिजनेस है, रोजगार है, वहाँ पर लोगों को काम मिलता है बैंकिंग में, बैंक शिक्षा है, बैंकिंग है के अवसर भी बहुत कारण है। तो वहाँ पर क्या है कि लोगों को आने जाने के, देहात से लोग आते हैं वहाँ पे काम करने के लिए। जैसे दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में कई राज्यों से, लगभग बहुत से राज्यों से आके लोग दिल्ली में रहते हैं, तो वहाँ से आने के लिए तो उन्हें सुविधा चाहिए ना, वहाँ से उन्हें सुविधा चाहिए, ट्रेन चाहिए या फिर प्लेन की सुविधा हो या अदर कोई सुविधा हो जिससे वो यातायात की सुविधा हो जिससे आते हैं। तो जहाँ घनी आबादी ज़्यादा होगी वहाँ लोगों का आना जाना भी लगा ही रहेगा। आगे चलते हैं, समुद्री जलमार्ग। समुद्री जलमार्ग, भारत तीन ओर से अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से घिरा हुआ है। जैसा कि पहले भी हमने पढ़ाया था, ये बताया गया था आपको ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताया था बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी एंड हिंद महासागर, ठीक, ये घिरा हुआ है ना यहाँ पे। तो तीन ओर से क्या हुआ है, पानी के मार्गों से घिरा हुआ है। उसकी 7,516 किलोमीटर लंबी तट रेखा है। भारत की, देखो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, भारत की तट रेखा कितनी है, 7,516 किलोमीटर। भारतीय समुद्र जलमार्ग की दो श्रेणियां हैं। अब भारत की जो समुद्री जलमार्ग की है दो श्रेणियां हैं। दो कौन कौन सी श्रेणी है, तटीय नौवाहन और अंतर्राष्ट्रीय नौवाहन। देश के तट पर स्थित बंदरगाहों के बीच यात्रियों और माल परिवहन तटीय जलमार्ग के द्वारा किया जाता है। 12 प्रमुख बंदरगाह हैं, 189 छोटे तथा मध्यम वर्ग के बंदरगाह हैं। बंदरगाह मतलब वो जो जहाँ पे बड़े बड़े समुद्री जहाज आके रुकते हैं उन्हें हम बंदरगाह कहते हैं। अगला, अंतर्राष्ट्रीय परिवहन पश्चिमी तट से अमेरिका तथा यूरोप के लिए किया जाता है तथा यूरोपीय तट मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, चीन तथा जापान के लिए किया जाता है। अब जो अंतर्राष्ट्रीय नौवाहन है वहाँ पे देश विदेश दूसरे देशों तक का संपर्क किया जाता है, बड़े बड़े शिप वहाँ से आते हैं और यहाँ पे
रुकते हैं, माल लेके आते हैं। जैसे कार्गो जो होते हैं ना, माल लाना ले जाना, और उसके अलावा भी मतलब उनकी जो सुविधाएं होती हैं, लोगों का आना जाना, लोग भी जाते हैं शिप से, बस इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पता चल गया भारत की जो तटीय रेखा कितनी है, 7,516 किलोमीटर। कितने वो हैं, एक तटीय नौवाहन है जिसमें क्या होते हैं 12 बंदरगाह हैं और 189 छोटे तथा मध्यम वर्ग के बंदरगाह हैं, ठीक है, जो एक जगह से आने जाने परिवहन, माल ढोने या यात्रियों को लाने जाने में काम करता है। और अंतर्राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय परिवहन जो है ये यूरोपीय, अमेरिका, यूरोप के लिए किया जाता है, तथा पूर्वी तट, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, चीन तथा जापान के लिए किया जाता है इनका प्रयोग। आगे चलते हैं। वायु परिवहन। आज वायु परिवहन सड़क और रेलवे परिवहन की तरह यातायात का महत्वपूर्ण संसाधन हो गया। पहले तो कम था, तब तो बहुत दिक्कत होती थी। पहले शुरुआत में ही जब प्लेन नहीं बने थे तो कोई जानता ही नहीं था, खाली बस इतना जानते थे कि हवाई मार्ग से रावण गया था पुष्पक विमान लेके, और उसके बाद जब धीरे धीरे जब बन गया तब सबने आना जाना, फिर काफ़ी समय लगे, कई सालों के बाद जब प्लेन डेवलप होने लगे, अच्छे अच्छे प्लेन आने लगे, तो अब ज़्यादातर यूज़ इन्हीं का ही किया। भारत में दोनों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की सुविधाएं उपलब्ध हैं, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मतलब लोकल, देश के अंदर एक जगह से दूसरे जगह, और विदेशों में जाने के लिए दोनों सुविधाएं लागू है। यात्रा की उच्च लागत के कारण यह साधारण व्यक्ति की पहुंच से बाहर है। अब उच्च लागत मतलब यहाँ, अब जितने में हम ट्रेन से जाएंगे, अब प्लेन का किराया महंगा होता है और ट्रेन का थोड़ा सस्ता पड़ जाता है, इसलिए आम जो नागरिक होते हैं जिनकी इनकम कम होती है वो इसकी सुविधा नहीं ले पाते हैं। पिछले कुछ वर्षों में हवाई परिवहन के प्रयोग में वृद्धि हुई है। अब जैसे जैसे इंसान की इनकम बढ़ती जाती है तो उसकी सुख सुविधा भी बढ़ती जाती है, इसीलिए क्या हुआ, इसमें और ज़्यादा बदलाव आए हैं, सुधार आए हैं। अगला है संचार के साधन। अब ज़रा संचार के साधन देख लेते हैं। संचार के साधन के बारे में तो जानते हो, जैसे स्टार्टिंग में ही बता दिया गया था कि एक जगह से दूसरी जगह, जैसे न्यूज़ की खबर, आस पड़ोस की खबर, देश विदेश की खबरें, एक जगह से दूसरी जगह किसी से बात करना, अपनी बात दूर तक कहना या उनकी सुनना संचार का साधन होता है। संचार विचारों, सूचनाओं और संदेशों को ले जाने, अपने परिवार के सदस्यों या मित्रों के साथ अपने दुख और सुख को बांटने का एक साधन है। एक तरह से ये भी इसकी संचार की परिभाषा हो गई, ठीक है। अपना दुख कह पाना, अपने मित्रों से बातचीत कर पाना, दूसरे देश की खबर रखना, दूसरे पड़ोस की, राज्य की, अन्य मतलब जगहों की सारी कह सकते हैं कि अगर सूचनाएं प्राप्त करना, ये संचार के विभिन्न संसाधन हैं, जैसे पत्र, रेडियो, टीवी, समाचार पत्र, मैगजीन, तार, फैक्स तथा ईमेल। ईमेल तो आजकल पॉपुलर है, सभी जानते हैं। मैसेज किया, फ़ोन उठाया, ईमेल में गए, मैसेज कर दिया, जो भी करना है, डॉक्यूमेंट्स हुआ, डाटा भेजना, कुछ भी ईमेल से आज फ्रेंडली एकदम हो चुका है। और फैक्स होता था, एक बॉक्स टाइप का होता था, अगर देखोगे तो ऐसे बॉक्स टाइप का होता था, वहाँ पे एक साथ में फ़ोन लिंक हुआ करता था उससे, और यहाँ से जो वहाँ से अगर किसी ने एक प्रिंट स्कैन करके भेजा तो यहाँ ऑटोमेटिक क्या होता है, प्रिंट इसमें निकलने लगता था, तो वो फैक्स होता था। और तार होता था पोस्ट कार्ड टाइप का, शायद आई थिंक ऐसे ही होता था, वो भेज दिया, जब बहुत फास्ट जाता था। समाचार पत्र तो जानते हो, न्यूज़पेपर, मैगजीन जानते हो, बुक होती है। और टीवी तो टीवी का तो पता ही है, रेडियो जो पहले आज के मोबाइल इतनी नहीं चली थी, तब ज़्यादातर रेडियो का ही यूज़ किया जाता था, ऐसे ऐसे करके होती थी, जिसमें विविध भारती और अन्य चैनल आया करते थे, जिसमें सब समाचार वगैरह सुन लिया करते थे सुबह शाम। तो आगे चलते हैं अब यहाँ बता रहा है कि संचार के जो साधन है कितने प्रकार के। संचार के निजी संसाधन जैसे डाक सेवा, टेलीफोन सेवा, ये तो अपनी प्राइवेट सुविधा हो गई। ये आप जैसे आपका फ़ोन है, आप अपने रिश्तेदारों परिवारों में हालचाल ले सकते हैं। डाक सेवा, अपनी कोई चिट्ठी आपने भेज दी तो आपकी पर्सनल वो चिट्ठी होती है। जनसंचार के साधन, अगला है जनसंचार के संसाधन, जैसे कि रेडियो, दूरदर्शन, कंप्यूटर, समाचार पत्र, मैगजीन। अभी इसमें क्या होता है, रेडियो जो होता है एक आपका अकेला ही रेडियो नहीं होता, सिग्नल पकड़ रहता है। अगर कोई प्रोग्राम 7:30 बजे सुबह आ रहा है समाचार, तो वो जितने भी रेडियो होंगे उस बैंड पे अगर चल रहे होंगे तो सब पे सुनाई देगा वो,
ठीक, ये सार्वजनिक एक तरह से सुविधा हो गई, सब सुन सकते हैं जिसके पास उस टाइम रेडियो रहा होगा। दूरदर्शन, तो दूरदर्शन भी जो था कि वो दूर, अब यहीं लिखा हुआ दूरदर्शन, दूर की चीज़ों को देखने को भी कहा जाता है दूरदर्शन। उसके बाद कंप्यूटर, कंप्यूटर आज आपके भी पास है और भी लोगों के पास है, सबके पास है। समाचार पत्र आप भी जाके खरीद सकते हो, अन्य लोग भी खरीद सकते हैं, मैगजीन भी। तो ये जन संचार के साधन है। इंटरनेट जिसमें अब है कंप्यूटर में क्या क्या आता है, इंटरनेट होता है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग होता है, ईमेल होता है, ई कॉमर्स होता है और टेली मेडिसिन। ठीक, ये सारी सुविधाएं इसमें संचार के संसाधन में आज तक हैं। जैसा कि आपको समझाई दिया है चैप्टर, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा चैप्टर। ठीक है, बाकी इसके क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चन आप कर लेना यहाँ से पढ़ के। ये आपकी बुक से तो है, जो NIS की है बुक आपकी, कभी कंफ्यूज ना होना। NIS की जो आपकी बुक है, ये उसका शॉर्ट में सारा दिया गया है। इम्पॉर्टेंट सारे जो इम्पॉर्टेंट है ना, इम्पॉर्टेंट सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिटेल में निकाल के पढ़ा दी जा रही है। ठीक है, तो परेशान ना होना, इससे आप पढ़ लेना, इसको समझ लेना। एक बार 2 बार वीडियो आपको देख लेना। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर देना हमें। कमेंट में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, तुरंत उसके बारे में सॉल्यूशन हम कुछ ना कुछ ज़रूर निकलेंगे। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता, किसी भी चैप्टर, किसी भी टॉपिक का अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है बेटा। और CBSE के स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को, जो CBSE बोर्ड के स्टूडेंट हैं, वो भी इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। उनके लिए भी क्या है कि यहाँ पे शॉर्ट में दिया गया है, अपना नोट्स यहाँ से तैयार कर सकते हैं। चाहें तो वो अपने 10th क्लास के बच्चे जो हैं नोट्स बना सकते हैं यहाँ से, और उनके क्वेश्चन के बहुत से आंसर यहाँ पे मिल जाएंगे। तो उसको पढ़ लेंगे तो शायद उनके लिए भी ज़्यादा सूटेबल ही होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर पे।